मुकम्मल कहानी मोहब्बत हासिल अजीज। राइटर हुमा आमिर। महक, मुझे राजी से बहुत खौफ आता है। उसके आंसू महक का दामन भिगो रहे थे। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी बुज़दिली ने ही उसे शय दी है। महक ने दांत पीस कर कहा, वरना उसकी क्या मजाल कि वो कोई बोल्ड स्टेप उठाता। आज उसने तुम्हारे आंचल का कोना पकड़ा है, कल को वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और परसों वो तुम्हारे फ्लैट के अंदर भी घुस आएगा। महक उसे सहला रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कॉलेज से बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं, लेकिन तुम भी खूब हो, किसी की सुनती ही कहाँ हो। महक की नजरें उसकी मोटी सी चोटी पर जमी हुई थी जो उसकी कमर पर टिकी हुई थी। मैं अकेली वहां क्या करती? राफिया और फिजा भी जा चुकी थी और तुम तो जानती हो शिराज को मौके की तलाश होती है कि मैं कब उसे तन्हा नजर आऊं। उसने अपने क्लास फेलो के मुतालिक बताया। उसके आंसुओं में फिर तेजी आ गई थी। खुदा ने जब ऐसा कयामत खेज हुस्न दिया था तो कोई मजबूत पनाह गाह भी दे देता। निहाल अहमद और सायरा के बाद दोनों लड़कियां अकेली रह गई थीं। मैं कमजोर लड़की कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं? महक ने उसकी सुरमई आंखों को गौर से देखा। तुम भी मुझसे बेजार हो गई हो। पहले मामा, पापा और अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। उसने महक को बेबसी से देखा। मैं तुमसे बेजार नहीं हुई जानू, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, खुद को मजबूत बनाओ। वासिक पाकिस्तान आएंगे तो मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। तुम तो जानती हो मैंने निकाह के लिए यही शर्त रखी थी कि मेरा MBBS पूरा हो जाए तो फिर रुखसती होगी। 2 माह बाद वासिक आने वाले हैं। कल रात ही उनका फोन आया था। महक उसे वासिक के फोन की तफसील बताने लगी। मुनस्सा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके पापा निहाल अहमद भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जबकि उसकी मामा सायरा की एक बहन थी, ताहिरा, जो कि महक की वालिदा थी। उन्होंने अपने शौहर जमील से तलाक के बाद फराज खान से दूसरी शादी कर ली थी और अपने शौहर के साथ UK में मुकीम थी। महक के वालिद भी अपनी जिंदगी में मगन थे। महक अपनी खाला के पास रहती थी और मुनस्सा की निस्बत वो बहुत पुरएतमाद थी। निहाल अहमद और सायरा की एक हादसे में मौत हो जाने के बाद उसने खुद को मुनस्सा की सरपरस्त बना लिया था। निहाल अहमद का घर किराए पर देकर वो दोनों इस फ्लैट में चली आई थीं। ये फ्लैट महक को वासिक ने निकाह होने पर तोहफे में दिया था। वासिक निहाल अहमद के दोस्त का बेटा था और महक का वासिक से निकाह उसकी खुशी से हुआ था। वासिक मैकेनिकल इंजीनियर और दुबई में मुकीम था। सरदस्त महक का मसला मुनस्सा की सादा दिली और बेपनाह खूबसूरती था। वो दुबई जाने से पहले उसका कोई इंतजाम करना चाहती थी, वरना वो तो कहीं अकेले आने जाने के काबिल भी नहीं थी। बाज़ औकात उसे निहाल अहमद के कजिन सिकंदर रजा का ख्याल आता था कि वो उनसे राब्ता करे। वो वर्जीनिया में रिहाइश पजीर थे और शायद इस हादसे से लाइल्म थे, वरना वो जरूर राब्ता करते। महक को उनका एड्रेस मालूम नहीं था। उस वक्त भी वो निहाल अहमद का जाती सामान लिए बैठी थी कि शायद इसमें सिकंदर रजा का पता मौजूद हो और उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। उसे सिकंदर रजा का एक खत मिल ही गया जो उन्होंने निहाल अहमद के नाम लिखा था, और ये खत निहाल अहमद की नागहानी मौत से कबल का था, जिसमें उन्होंने अपनी पाकिस्तान शिफ्टिंग के बारे में इत्तला दी थी और अपना कराची का एड्रेस भी लिखा था। मुनस्सा, उसने किचन में रात का खाना बनाती मुनस्सा को आवाज दी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? वो नैपकिन से हाथ साफ करती हुई बाहर आई। गुड न्यूज, सुनो, सिकंदर अंकल का पता मिल गया है। पापा के सामान में उनका खत रखा था। वो कराची शिफ्ट हो गए हैं। हम जल्द ही उनसे मिलने चलेंगे। उसने प्रोग्राम बना डाला। तो तुम मुझे वहां छोड़ आओगी? उसके आंसू फिर बहने लगे। ये हम बाद में तय करेंगे, फिलहाल हम मुलाकात करने जा रहे हैं, उसने कहा और सारा सामान समेटने लगी। खुदा करे राजी रास्ते में न खड़ा हो, उसने दिल में दुआ मांगी। महक ने उसके सेल फोन पर SMS कर दिया था कि वो डॉक्टर शाह के साथ जा रही है। वापसी में उसे देर हो जाएगी। मुनस्सा वैन से घर चली जाए। वैन ने उसे जहां उतारा था वहां से उनके फ्लैट तक पैदल 10 मिनट का रास्ता था और अब वो दिल में दुआ मांग रही थी कि राजी से टकराव ना हो। राजी मोहल्ले का बिगड़ा हुआ नौजवान था।
राजी उससे 2 कदम पीछे आ रहा था। मुनज़्ज़ा ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अरे अरे रुको तो, सुनो तो सही, इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनसान सड़क देखकर उसकी हिम्मत में इजाफा हुआ था और अब वो उसके आगे रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। राजी, मेरा रास्ता छोड़ दो। उसकी आंखें बरसने को तैयार थीं। तुमने अपनी अम्मा से मेरे बारे में बात की? वो महक को उसकी अम्मा कहता था। तुम्हें जो बात करनी है महक से खुद कर लो। उसने बमुश्किल आंखों की बरसात को रोका। मैं तो उसे 10 दफा बता चुका हूं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हारी अम्मा पता नहीं किस शहजादे का इंतजार कर रही है। अचानक उसने मुनज़्ज़ा का हाथ थाम लिया। छोड़ो हाथ मेरा, वो चीखी। उसे समझा देना कि शराफत से मेरी बात मान ले, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उसने बदस्तूर मुनज़्ज़ा का हाथ थाम रखा था। छोड़ो कमीने। उसने हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। न जाने कब आंसू बंद तोड़कर बह निकले। अचानक किसी गाड़ी के नजदीक रुकने पर राजी ने उसका हाथ छोड़ा और तेजी से अंदर गली में गायब हो गया। और अब उसका ड्राइवर मुनज़्ज़ा के सर पर खड़ा था। आप जैसी लड़कियां जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकती तो आप तन्हा बाहर क्यों निकलती हैं? उसका सर्द लहजा सुनकर मुनज़्ज़ा के आंसुओं में मजीद तेजी आ गई। तो शायद वो शर्मिंदा हो गया। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसने दानिस्ता अपने लहजे को नरम किया। शायद वो भी मुनज़्ज़ा के मासूम हुस्न से मुतासर हो गया था। बस अगले ब्लॉक में जाना है, मैं चली जाऊंगी। उसने अपना गुलाबी चेहरा साफ किया ताकि फिर चंद कदम के फासले पर कोई दूसरा हाथ पकड़कर खड़ा हो जाए। फौरन गाड़ी में बैठिए, उसने 2 टोक लहजे में कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ये देखे बगैर कि वो मरे मरे कदमों से गाड़ी की सिमत बढ़ रही थी, वो उसे बिल्डिंग के गेट के पास उतार कर गाड़ी जन से ले उड़ा। शाम को जब महक आई तो उसने पूरी तफसील से उसे दोपहर वाला वाकया सुनाया। राजी की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। कल तुम तैयार रहना, हम शाम की गाड़ी से कराची चलेंगे सिकंदर अंकल से मिलने, महक ने कहा। और उस वक्त जब हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था, वो दोनों इस आलीशान घर के गेट पर खड़ी थी जिसकी पेशानी पर सिकंदर विला लिखा था। बावर्दी मुलाजिम उन्हें अंदर ले आया। रविश पर चलते हुए महक ने दाएं तरफ निगाह उठाई जहां लॉन में एक लड़का और लड़की नेट लगाए बैडमिंटन खेल रहे थे। लड़की उन्हें देख चुकी थी। उसने लड़के से कुछ कहा तो वो मुड़कर उन्हें देखने लगा। मुनज़्ज़ा ने घबराकर महक का हाथ थाम लिया। लड़का उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर से गेम की तरफ मुतवज्जे हो गया। मुलाजिम उन्हें सजे सजाए ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। अंकल सिकंदर ने अगर हमें पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मुनज़्ज़ा ने अपने दिल का डर महक पर आश्कार किया। तुम इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? 2 साल पहले अंकल और आंटी पाकिस्तान आए थे अपने बेटे से मिलने जो यहाँ सेटल हो गया था, और उसने CSS के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की थी, तो अंकल आंटी उसे मुबारकबाद देने आए थे। हमारे घर भी तो आए थे और 2 दिन रुके थे। याद है तुम अंकल को कितनी पसंद आई थी कि वो तुम्हें प्रिंसेस कहकर मुखातिब करते थे। यूं भी तुम्हें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। मैं यहाँ आने से पहले अंकल से फोन पर तफसीली गुफ्तगू कर चुकी हूँ। बहुत अफसोस कर रहे थे मम्मा पापा की डेथ का। अचानक आहट हुई और दबीज पर्दा उठाकर रूही आंटी अंदर दाखिल हुई। लाइट पिंक साड़ी में वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थीं। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दोनों ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, सफर कैसा रहा? उन्होंने दोनों को बारी बारी गले लगाया। 3 घंटे का सफर है हैदराबाद से कराची का। ये मुनज़्ज़ा बेजार हो जाती है, महक ने कहा। तुम लोग पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगवाती हूँ। साथ ही उन्होंने मुलाजमा को आवाज लगाई जो चंद लम्हों बाद हाजिर हो गई। जरीना, ये मुनज़्ज़ा और महक हैं, इनको कमरा दिखाओ और अब्दुल से कहो इनका सामान ले जाए। जरीना की पैरवी में वो आगे बढ़ने लगी। डाइनिंग हॉल में रूही आंटी के अलावा 2 लड़कियां और लड़का मौजूद था। लड़का और लड़की वही थे जो लॉन में नजर आए थे। वो दोनों उन्हें देखकर मुस्कुराए थे, जबकि दूसरी लड़की ने मंजिल के लिए कुर्सी खिसकाई थी। ये दोनों मेरी बेटियां हैं, माहीन और शर्मीन। उन्होंने अपनी बेटियों का तारुफ करवाया। और ये मेरा भांजा है सफवान, हमारे साथ ही रहता है। ये तुम्हारे निहाल अंकल की बेटियां हैं।
और अब मुनज़्ज़ा भी हमारे साथ ही रहेगी। आंटी ने उसके आगे सालन की डिश बढ़ाई, गोया खाना शुरू करने का इशारा किया। मजीद तारुफ तुम लोग खुद ही हासिल कर लो, मगर खबरदार जो किसी ने मुनज़्ज़ा को तंग किया। आखिर में उनका लहजा सख्त हो गया। पहले आप बताइए महक कि आपके क्या मशागिल हैं? माहिन ने पूछा। मेरा हाउस जॉब मुकम्मल होने वाला है और मैं अनकरीब अपने शौहर के पास दुबई जाने वाली हूँ। महक, आप इतनी कम उम्र नजर आती हैं। ये शौहर वाला हादसा कब हुआ? 2 साल पहले मेरा निकाह वासिक से हुआ था। वासिक पापा के दोस्त के बेटे हैं। और तुम मुनज़्ज़ा क्या करती हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब आगे देखिए क्या होता है। उसका लहजा मध्यम था। डोंट वरी बेटा, यहाँ शर्मीन के साथ तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। बस तुम्हारे अंकल जापान से आ जाएं। आज सुबह की फ्लाइट से गए हैं। 8 दिन का शेड्यूल है और फिलहाल तो ऑन भी हैदराबाद गया हुआ है, वरना वही तुम्हारा एडमिशन करवा देता तो तुम्हारा वक्त जाया ना होता। अपने इकलौते बेटे के लिए उनके लहजे से प्यार छलक रहा था। भाई अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में हैदराबाद गए हैं। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है भाई की, लड़कियां देखती रह जाती हैं। उन्हीं बातों के दौरान खाना खाया गया और खाने के बाद वो लोग लाउंज में आकर बैठ चुके थे। महक बहुत मुतमईन नजर आ रही थी। उसे अंकल सिकंदर के घर का माहौल पसंद आया था। उसे उम्मीद थी कि मुनज़्ज़ा जल्द ही सेट हो जाएगी। सोने से पहले उसने मुनज़्ज़ा को बताया कि अंकल सिकंदर ने उसे फोन पर कहा था कि वो मुनज़्ज़ा को मुस्तकिल यहीं छोड़ जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ वापस नहीं लेके जाएगी। महक दूसरे दिन वापस चली गई, इस वादे के साथ कि वो दुबई जाने से पहले मुनज़्ज़ा से मिलने जरूर आएगी। मुनज़्ज़ा को यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और अंकल सिकंदर भी वापस आ चुके थे। वो अब भी उसे प्रिंसेस कहकर मुखातिब करते थे, जबकि अंकल के वली अहद से तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। सुना था कि वो नवाबशाह चला गया था किसी काम के सिलसिले में। उस वक्त वो लोग रात के खाने के बाद लाउंज में बैठे थे। कॉफी का दौर चल रहा था। सफदर आया था। आज ऑफिस में बता रहा था कि उस लड़के ने सदफ का रिश्ता ना देने पर उसे अगवा करने की धमकी दी है। वो कह रहा था कि मैं ऑन से कहूं कि वो जाती तौर पर इस लड़के से बात करे तो शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अंकल सिकंदर अपनी बेगम से मुखातिब थे। आप सफदर भाई से कहें कि जो कुछ करना है कानूनी तौर पर करें। यूं ही सिकंदर ने शौहर से कहा। मुनज़्ज़ा बगौर उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। बेटी की इज्जत का मामला है, थाने जाना आसान बात नहीं। अंकल सिकंदर ने रसान से समझाया। कब तक आएगा ऑन? रूही सिकंदर ने पूछा। कल आने का कह रहा था। हाँ भाई प्रिंसेस, तुम कब से कॉलेज ज्वाइन कर रही हो? अब क्यों उनका रुख मुनज़्ज़ा की जानिब था। अंकल कल से ज्वाइन करूंगी, उसने हौले से जवाब दिया। दिमाग कुछ देर पहले होने वाली बातों में उलझा हुआ था। सफी, तुमने मेरा सेलफोन इस्तेमाल किया था? माहिन के हाथ में उसका सेलफोन था। मुझे क्या जरूरत है, उसने कोरा सा जवाब दिया। फिर बैलेंस कैसे खत्म हुआ? सेलफोन तुम्हारा है, मालूमात भी तुम खुद रखा करो। मुझे पता नहीं क्यों घसीटती हो हर बात में, उसने मुंह बनाया। तुम इंतहाई दर्जे के झूठे हो और तुम ही हमेशा मेरा बैलेंस चोरी करते हो, और जिस दिन मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली उस दिन तुम बचोगे नहीं। वो उसे धमकी देकर वॉकआउट कर गई। सफी, तुम क्यों तंग करते हो इसे? रूही सिकंदर ने उसकी खिंचाई की। आंटी, वो मेरी हरकतों पर तंग होना छोड़ दे, मैं तंग करना छोड़ दूंगा, उसने हमेशा वाला जवाब दिया। शर्मीन की तबीयत 2 दिन से खराब थी। मजबूरन वो कॉलेज नहीं जा रही थी। मुनज़्ज़ा ने किसी हद तक खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया था। आज भी उसे ड्राइवर कॉलेज छोड़कर गया था। मखलूत तालीमी इदारा था, इसलिए मुनज़्ज़ा बहुत मोहतात रहती थी और यूं भी शर्मीन उसके साथ रहती थी, इसलिए कोई नाखुशगवार वाकया ताहाल नहीं हुआ था। उस वक्त वो कॉलेज के लॉन में अपनी बुक्स खोले हल्की हल्की धूप से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हेलो स्वीटी, आज तुम्हारी बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रही। आवाज पर उसने अपनी नजरें उठाई। फाइनल ईयर का वहाज अहमद था, जिसके बारे में शर्मीन ने उसे बताया था कि वो किसी सियासी लीडर का बेटा है और खुद भी कॉलेज की सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहता है। कंधों तक आते बालों को उसने रबर बैंड में जकड़ा हुआ था। ये था हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। मुनज़्ज़ा ने ताज्जुब से सोचा और अपनी किताबें समेटने लगी। अरे अरे,
जरा चंद मिनट अपने इस दीवाने को दे दो, फिर चली जाना। जल्दी किस बात की है स्वीटी? वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जाने दो मुझे, रास्ते से हट जाओ। उसने अपने लहजे को मजबूत बनाया। वहाज अहमद एक बार जिस रास्ते का इंतखाब कर लेता है, फिर उसे इस रास्ते से हटाना आसान नहीं है। और तुम ठहरी एक छोटी सी चिड़िया, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? उसने माने खेज अंदाज में कहा। मिस्टर वहाज, आप मुझसे ऑफिस में आकर मिलें। सर इफ्तिखार को शायद कुदरत ने उसका निजात दहिंदा बनाकर भेजा था, लेकिन जाने से पहले वहाज उसे नजरों ही नजरों में वार्निंग दे गया था। कब तक बचोगी? घर पहुंचकर वो अपने कमरे में महसूर हो गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं ऐसी जगह रोपोश हो जाए जहां उसे गंदी नजरों का सामना न करना पड़े। मम्मा जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? देखिए आपकी मुनस्सा कितनी बेमाया हो गई है। हैदराबाद के राजी से जान छुड़ाई तो यहाँ कराची में वहाज अहमद ने जीना अजीरन कर दिया है। अब मैं अपनी वजह से कितनों को परेशान करूं? वो तकिए में मुंह घुसाए रोए जा रही थी। महक कम परेशान थी मेरी वजह से कि मैं अब अंकल सिकंदर की फैमिली को भी परेशान करूं। मम्मा प्लीज मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब और जीना नहीं चाहती। रोते रोते जाने कब उसकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि बाहर से गुजरता ऑन सिकंदर ठिठक गया। कौन है इस घर में इतना दुखी और मायूस जिससे ऑन सिकंदर लाइल्म है? वो अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन पलट कर मम्मा के रूम में आ गया। आ गए ऑन, खाना लगवाऊं बेटा? रूही सिकंदर ने मैगजीन साइड पर रखकर ऑन से पूछा। मम्मा अभी भूख नहीं है। बैल्कनी के बराबर वाला कमरा आपने किसको दिया है? उसने मतलब की बात की। तुमसे जिक्र तो किया था मैंने, वो तुम्हारे अंकल निहाल की बेटी है। अपने वालिदैन की डेथ के बाद वो और उसकी कजन अकेली रह गई थी। अब उसकी कजन भी अपने शौहर के पास दुबई जा रही है, तो उसने तुम्हारे पापा से राब्ता किया और उन्हें निहाल और सायरा की डेथ के बारे में बताया। जब हमें इल्म हुआ कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे और मुनस्सा तन्हा रह गई है, तो तुम्हारे पापा ने उसे फौरन यहाँ बुला लिया और शर्मीन के कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा दिया है। बहुत क्यूट है वो, बहुत इनोसेंट। ऐसे चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तुम्हारे पापा उसे प्रिंसेस कहते हैं। वो है भी ऐसी। महक बता रही थी कि वहां हैदराबाद में किसी लड़के ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। उन्होंने तफसील से बताया। महक कौन है? ऑन ने सवाल किया। महक कजिन है मुनस्सा की और वही उसके साथ रहती थी। निहाल ने उसका निकाह अपने दोस्त के बेटे से कर दिया था। महक की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी जब वो काफी छोटी थी। तब से वो सायरा और निहाल के साथ ही रहती थी। तुम्हें आज कैसे ख्याल आया ये सब पूछने का? मम्मा, मुझे अपने कमरे में खटपट की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो कमरा मेरे रूम के बराबर में है और जब मैं पूरे शहर की मालूमात रखता हूँ तो अपने घर के हालात से बाखबर रहना मेरा फर्ज है। उसने कहा और खड़ा हो गया। मैं कुछ देर आराम करूंगा, वो कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आ गया। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। काफी देर तक वो इस अनदेखी लड़की के बारे में सोचता रहा। रात के खाने पर मुनस्सा की ऑन सिकंदर से मुलाकात भी हो गई। अंकल सिकंदर और आंटी किसी बिजनेस डिनर में मदऊ थे। खाने की मेज पर वो पांचों ही थे। भाई, ये मुनस्सा है, अंकल निहाल की बेटी। माहीन ने तारुफ का फरीजा निभाया। हाउ आर यू? उसने नजरों से तोला। कुछ जानी पहचानी सी लगी वो ऑन को। आई एम फाइन। हालांकि आंखें बता रही थीं कि मौसम अबर आलूद था। भाई, ये सिंगापुरी राइस ममा ने खास तौर पर आपके लिए बनवाए हैं, शर्मीन भाई को इसरार करके खिला रही थी। सफी, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ऑन सिकंदर ने सफवान को मुखातिब किया। सफवान एक गैर मुल्की बैंक में जॉब करता था। उसे बैंक की तरफ से घर भी मिला था रिहाइश के लिए, मगर उसका गुजारा नहीं था माहीन से लड़े बिना, सो यहीं धरना डाले बैठा था। माहीन हंस पे आदत भड़क उठी, जबकि ऑन सिकंदर दिलचस्पी से उन्हें देख रहा था। मेरे लिए स्टडी में कॉफी भिजवाओ, उसने मुलाजमा को हुक्म दिया और चला गया, जबकि मुनस्सा उसके कदमों के निशान देखती रही। जाने क्यों? मुनस्सा बीबी, ऑन साहब आपको बुला रहे हैं स्टडी में। मुलाजमा ने कुछ देर बाद आकर उसे ऑन सिकंदर का पैगाम दिया तो सफी ने माहीन को मायने खेजी से देखा, जबकि माहीन ने मुनस्सा को मुखातिब किया। जाओ मुनस्सा, भाई को कुछ काम होगा।
डाइनिंग हॉल के ग्लास डोर से निकलते हुए उसने सफवान की आवाज सुनी जो माहीन से मुखातिब था। लगता है मुनस्सा के हुस्न के तीरों से तुम्हारा भाई भी घायल हो गया है। उसका जुमला सुनकर मुनस्सा के पैरों में कपकपाहट होने लगी। ए मौला, अभी कितनी आजमाइशें बाकी हैं। उसने आंसुओं का नमकीन गोला हलक से उतारा और स्टडी का दरवाजा नॉक किया। यस, कम इन। ऑन सिकंदर की भारी आवाज गूंजी तो वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। वो कोई किताब हाथ में लिए बैठा था। नजदीक ही कॉफी का मग रखा था। बैठ जाओ। उसने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया तो वो वहां बैठ गई और वो बगौर उसका जायजा लेने लगा। हल्की गुलाबी रंगत वाले चेहरे पर उसकी घनी पलकों वाली सुरमई आंखें देखने वाले को बेखुद कर देती थीं। कानों में सुनहरी बालियां जिनमें एक सफेद नगीना जगमगा रहा था और उसकी जगमगाहट चेहरे को खीरा कर रही थी। घने सुनहरी बालों को उसने कैचर में जकड़ा हुआ था और उसकी तीखी सी नाक जिसमें डायमंड की लौंग पड़ी थी, देखने वाले अगर उसे देखकर बेकाबू हो जाते थे तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। वो थी भी चलती फिरती कयामत। ये ऑन सिकंदर का जाती तज्जिया था। आपको कुछ काम था मुझसे? अब उसकी आवाज भी कपकपा रही थी। हाँ, वो मैं ये पूछना चाहता था कि कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोई मसला तो नहीं? तुम मुतमईन हो ना वहां के माहौल से? और अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? उसने बहुत सुकून और तसल्ली से पूछा। मुनस्सा को हरगिज ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे बताए या ना बताए। शायद तुम्हें याद हो, कुछ अरसा पहले हैदराबाद में कॉलेज से वापसी पर एक लड़का तुम्हारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। मैं उसी वक्त वहां से गुजर रहा था। मुझे देखकर वो लड़का गायब हो गया था। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप किया था। मुनस्सा ने कालीन से नजरें हटाकर उसे गौर से देखा तो उसे याद आया कि ये ऑन सिकंदर वही वाला था। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि अगर कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बताओ। वहाज अहमद नाम है उसका और वो MNA सिराज अहमद का बेटा है। यूं भी उसे किसी कंधे की जरूरत थी। महक के बगैर वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। ओके, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यूं भी इस बेचारे का ज्यादा कसूर नहीं है क्योंकि तुम हो ही चलती फिरती कयामत। आखिर में वो पटरी से उतर गया। आप? उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख होने लगा था और बेबसी के शदीद एहसास से उसकी आंखें भीगने लगीं। ये भी उन सब जैसा है, उसने सोचा। खूबसूरत लड़कियों में मेरी दिलचस्पी सिफर है। हुस्न मेरे लिए कोई अनोखी चीज नहीं है। जिंदगी का बेशतर हिस्सा कनाडा में गुजारा है। वहां की एक मॉडल जूलियन मेरी क्लास फेलो थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ बात नजर नहीं आती थी। लेकिन कहा ना, तुम हो ही बहुत हसीन। वो ऐसा ही था। अपने जिस्मों को फौरी जबान देना उसकी आदत थी। मैं राजी या वहाज अहमद जैसा नहीं हूँ। खवातीन की इज्जत करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। शायद जब ही पुलिस डिपार्टमेंट में DSP की पोस्ट पर हूँ। उसने शायद मुनस्सा की सोच पढ़ ली थी जब ही अपने बारे में तफसील से बताया। रोने के अलावा और क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? उसने पूछा। आप DSP ऑफ पुलिस हैं? वो हैरत से पूछ रही थी। हाँ भाई, क्यों? क्या मैं लगता नहीं हूँ? उसने पूछा। नहीं, ये बात नहीं है। अब मुझे वहाज की तरफ से तसल्ली हो गई। मैं जाऊं अब? उसने इजाजत मांगी और साथ ही अपने आंसू साफ किए। हाँ जाओ, लेकिन कोई भी मसला हो तो रोने मत बैठ जाया करो। मुझे आकर जरूर बता देना, उसने कहा तो वो सर हिलाती हुई स्टडी से बाहर आ गई। लाउंज में झांका तो माहीन शर्मीन टीवी देख रही थी, जबकि सफवान शायद कहीं गया हुआ था। वो भी उनके पास ही आकर बैठ गई। दूसरे दिन वो और शर्मीन कॉलेज जाने के लिए तैयार थी कि ऑन सिकंदर ने ऑर्डर दिया, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो फुल यूनिफॉर्म में तैयार था और नजर लग जाने की हद तक शानदार लग रहा था। मैं ना कहता था कि तुम्हारा भाई भी शहीद इश्क हो गया है। सफी माहीन के कान में मिनमिनाया जो नाश्ता कर रही थी। पको मत और मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। माहीन सिकंदर अंकल के ऑफिस में काम करती थी। चलो, वो शराफत से उठ गया। ऑन ने जब गाड़ी कॉलेज के गेट पर रोकी तो नजदीक ही वहाज अहमद अपनी पिजारों से टेक लगाए खड़ा था।
मुनस्सा और शर्मीन को डीएसपी ऑन सिकंदर के साथ उसकी सरकारी गाड़ी में आते देखकर वो चौंक पड़ा। वो तो मुनस्सा को तरने वाला समझा था। छोड़ूंगा तो अब भी नहीं, उसने दिल में पक्का इरादा किया। तुम दोनों जाओ, मैं वापसी में खुद आ सका तो ठीक, वरना गाड़ी भेज दूंगा। वो इस वक्त तक रुका रहा जब तक वो दोनों नजरों से ओझल न हो गई। दोपहर में उसने वहाज अहमद को थाने बुलवाया था और अच्छी तरह समझाया कि उसे यानी ऑन सिकंदर को वहाज अहमद की बहुत शिकायत मिल रही है, इसलिए वो मोहतात रहे, और साथ ही उसे बावर कराया कि मुनस्सा उसकी कजन और शर्मीन उसकी बहन है। माय सन, अगर मैं गलत नहीं तो तुम प्रिंसेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। वो डैड के साथ शाम की चाय पी रहा था जब उन्होंने अचानक पूछा तो वो बिला झिझक बोला, वो मुझे पसंद है। अब ये मालूम नहीं कि मुझे उसकी सादगी ने मुतासर किया है या उसकी शक्ल ने। बहरहाल ये तय है कि ये 6.5 फुट का ऑन सिकंदर उस छोटी सी लड़की से मात खा गया है। यार, तुमने तो मुझे हैरानी में डाल दिया है। डैड, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ ताकि वो महफूज रहे। मुझे उसकी तरफ से फिक्र रहती है। सिराज अहमद का बेटा उसमें इंटरेस्टेड है। एक बार वो उसे कॉलेज में तंग भी कर चुका है और वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने तफसील से मुनस्सा के लिए अपने जज्बात, अपनी फिक्र से बाप को आगाह किया, लेकिन वो अभी ज़ेरे तालीम है। उन्होंने उसकी जल्दबाजी पर उसे समझाया। डैड, मैं सिर्फ निकाह की बात कर रहा हूँ। रुखसती उसकी तालीम मुकम्मल होने पर होगी। चलो फिर मैं तुम्हारी मामा से बात करके देखूं कि वो क्या कहती हैं। महक से भी बात करनी होगी। अपने शौहर के पास दुबई जाने से पहले वो 2 दिन यहीं गुजारेगी। मुनस्सा से बहुत मोहब्बत है उसे, डैड ने बताया। रूही सिकंदर को तो मुनस्सा पहली नजर में ही भाग गई थी। उन्हें क्या एतराज हो सकता था? ऑन उनका इकलौता लाडला बेटा था। उन्हें उसकी खुशी से गर्ज थी। वो तैयारियां करने लगी। घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। महक ने भी सब सुनकर खुशी का इजहार किया। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। 2 दिन पर लगाकर उड़ गए। वासिक की वालदा हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वो महक को लेने नहीं आ रहा था। ऑन, मैं उसके लिए तुम्हारे जैसा बंदा ही चाहती थी, क्योंकि वो बहुत सादा है। हमेशा उसका ख्याल रखना, कभी उसे तन्हा मत छोड़ना, महक ने एयरपोर्ट पर ऑन सिकंदर के कान में कहा। वो उसे सी ऑफ करने आया था। तुम अगर निकाह तक रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता और मुनस्सा को भी खुशी होती। मैं खुशी से रुकती अगर वासिक की वालदा का मसला ना होता। मैंने बताया था ना, वो हॉस्पिटल में है। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। और वो रुखसत हो गई। पापा, आज न्यूज चैनल पर ऑन सिकंदर का इंटरव्यू आ रहा था। वो मुनस्सा से निकाह कर रहा है। वहाज जख्मी शेर बना हुआ था। वहाज, दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की का बंदोबस्त करूंगा। सिराज अहमद का अंदाज बेहद गिरा हुआ था। पापा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और किसी लड़की में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे लिए मुनस्सा ही बहुत है। वहाज बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। लेकिन तुम ऑन सिकंदर को ठीक से नहीं जानते। वो कितना खतरनाक है। हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सबकी फाइलें खुलवा देगा, और एक मामूली लड़की की वजह से मैं इतना नुकसान नहीं उठा सकता। उस लड़की का रिश्ता वो तुम्हें देने वाले नहीं, क्योंकि ऑन सिकंदर खुद उससे निकाह कर रहा है। और अगर तुम कोई गलत कदम उठाते हो तो तुम्हें उसका खमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा हुक्म समझो और उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। और अब जाओ, मुझे काम करने दो। सिराज अहमद ने अपने सामने बड़ी फाइल उठा ली और वहाज कुछ लम्हे वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों उस वक्त टेरेस पर खड़े बातों में मसरूफ थे। ये अलग बात थी कि मुनस्सा ज्यादा सुन रही थी ऑन सिकंदर को। परसों उनके निकाह की तकरीब थी। कल तुम मेरे साथ चलकर ब्राइडल ड्रेस ले लेना। उसकी निगाहें मुनस्सा की घनी पलकों पर टिकी हुई थीं। माहीन और शर्मीन को भी ले लेंगे साथ में, मुनस्सा ने धीमे लहजे में कहा। कितने अरसे बाद उसकी जिंदगी में सुकून आया था, और ये सब ऑन सिकंदर की मोहब्बतों की बदौलत था। हाँ भाई, उनको तो लेना ही होगा, वरना वो तो कच्चा चबा जाएंगी मुझे। वो मुस्कुराकर गोया हुआ। आप दोनों अकेले में हमारी बुराइयां ही करते रहते हैं। माहीन और शर्मीन जाने कब उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थीं
और तुम दोनों छुपकर हमारी बातें सुनती रहती हो। उसने बहनों को घेरा। ये फाउल है भाई, हम तो आपको बुलाने आए थे। नीचे ड्राइंग रूम में रूबी आंटी और सलमान अंकल आए बैठे हैं और आपका पूछ रहे हैं। शर्मीन ने मुंह बनाकर कहा। ओके गर्ल्स, फिर मैं चलता हूँ। वो नीचे मेहमानों के पास चला गया, जबकि वो तीनों निकाह की तकरीब को डिस्कस करने लगी, जिसका इंतजाम अंकल ने मुकामी होटल में किया था। रूही आंटी और सलमान अंकल ने तो माहीन के सर पर धमाका कर दिया। वो माहीन के लिए सफवान का प्रपोजल लेकर आए थे और उनका मुतालबा था कि ऑन सिकंदर और मुनस्सा के निकाह के साथ ही सफवान और माहीन की मंगनी की रस्म कर दी जाए, क्योंकि सफवान के दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे और अब सफवान का नंबर था। सफवान के बड़े भाई मेहरान अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, जबकि फारान अपनी बीवी निदा और बेटी फिजा के साथ सलमान हाउस में अपने वालिदैन के साथ रहते थे। सिकंदर अंकल और रूही सिकंदर को कोई एतराज नहीं था। ऑन सिकंदर भी बहुत खुश था, इसीलिए सलमान अंकल और रूबी आंटी खुशी खुशी घर गए और जाते जाते सफवान को भी सलमान हाउस ले गए कि मंगनी की तकरीब में सफवान अपने घर से शरीक हो। माहीन बेचैनी से कमरे में टहल रही थी, जबकि शर्मीन बैठे बैठे उसे देख रही थी। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? उसने पूछा। सफवान के बच्चे की हिम्मत देखी तुमने? माहीन ने दांत किचकिचाए। लेकिन अभी तो मंगनी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आए? शर्मीन ने हैरत से कहा। अकलौते भाई की निकाह की तकरीब एंजॉय नहीं करने देगा। उसने शर्मीन का जुमला नजरअंदाज किया। वो भी क्या करे, तुम भी तो आए दिन उस पर इल्जाम तराशियां करती रहती हो। आखिर हिफाजती इक़दाम के तौर पर उसे कुछ तो करना ही था। एक तरह से अच्छा है कि तुम और भाई निमट जाओ तो मेरा नंबर आए। उसने शरारत से कहा तो माहीन उसे घूरने लगी। सफवान इन दोनों को मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर छोड़ गया था। माहीन को मेहंदी के अलावा फेशियल वगैरह भी करवाना था, जबकि मुनस्सा ने मना कर दिया था कि वो मजीद कुछ दुर्गत नहीं बनवाएगी अपनी सिवाय मेहंदी के। इसीलिए मेहंदी लगवा के उसने सिकंदर विला फोन कर दिया कि उसे लेने के लिए किसी को भेज दिया जाए, क्योंकि माहीन को बहुत देर लगेगी। रूही आंटी ने कहा कि वो ड्राइवर को भेज रही हैं। यार बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई है, उसने मैनिक्योर करवाती माहीन से कहा। शॉपिंग में भी बहुत थकन हो गई है। वैसे तुम्हारा रस्ट कलर का लहंगा बहुत जबरदस्त है, जब पहनोगी तो मेरे भाई का जाने क्या हाल होगा। डर है कि कहीं रुखसती की जिद न पकड़ लें, माहीन ने शरारत से कहा तो उसकी पलकें शर्म से बोझल हो गईं। मुनस्सा, आपकी गाड़ी आ गई है। पार्लर की एक वर्कर दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुनस्सा से मुखातिब हुई तो वो अपनी मेहंदी संभालती हुई उठ खड़ी हुई। अब तुम घर जाकर आराम करो और मेरे भाई के सपने देखो, माहीन ने कहा तो वो मुस्कुराती हुई पार्लर से बाहर आ गई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई और सीट बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं और सचमुच ऑन सिकंदर के सपने देखने लगी। कितना हैंडसम था वो, मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना। कोई भी लड़की उसकी रफाकत में फख्र महसूस कर सकती थी। और न जाने कब मुनस्सा की धड़कन भी ऑन सिकंदर के नाम की माला जपने लगी थी। उसका दिल भी ऑन सिकंदर का तमन्नाई हो गया था, उसकी हमराही पर मसरूर होता था। गाड़ी झटके से रुकने पर उसने आंखें खोली। बहुत तेजी से कोई दरवाजा खोलकर उसके बराबर में आकर बैठ गया और गाड़ी फिर से दौड़ने लगी। कौन हो तुम? उसने अपनी धड़कन संभाल कर बराबर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। अजीब सी बू उसकी नाक से टकराई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और शायद जिंदगी पर भी। तुम 10 मिनट लेट कैसे हुए? ऑन सिकंदर ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। साहब, मैं पेट्रोल डलवाने रुक गया था। जब पार्लर पहुंचा तो माहीन बीबी ने बताया कि वो तो जा चुकी हैं। ड्राइवर ने डरते डरते बताया तो ऑन सिकंदर मुट्ठियां भींचता फोन की तरफ बढ़ गया। अंकल सिकंदर लाउंज में बेकरारी से टहल रहे थे। माहीन शर्मीन सोफे पर डरी डरी सी बैठी थी, जबकि रूही सिकंदर की हालत खराब थी। उनका बीपी हाई हो गया था। बात मामूली नहीं थी, निकाह से एक दिन पहले उनकी होने वाली बहू लापता हो चुकी थी। 2 दिन हो चुके थे उसे लापता हुए। सिकंदर विला में वीरानी छाई हुई थी। ऑन सिकंदर पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। 2 रातों से वो घर नहीं आया था। सफवान ने इन सबको काफी हद तक संभाला हुआ था
ऑन सिकंदर ने मुनस्सा की गुमशुदगी की खबर प्रेस में जाने से रोक दी थी। उसकी परेशानी में इजाफे की वजह वहाज अहमद का अपने घर पर मौजूद होना था। पिछले 2 दिनों से वहाज अहमद शहर में ही था। ऑन सिकंदर के पास उसके लम्हे लम्हे की रिपोर्ट थी। फिर मुनस्सा कहाँ थी और वो गाड़ी किसकी थी जो उसे पार्लर से पिक करने आई थी? ऑन सिकंदर का दिल उस लड़की के लिए रो रहा था। न जाने किस हाल में होगी वो। जब उसे होश आया तो उसने खुद को नींद तारीक कमरे में पाया। उसने उठने की कोशिश की तो सर चकराने लगा। सर को दोनों हाथों से थामते हुए उसकी निगाह अपनी मेहंदी रचे हाथों पर पड़ी तो उसे सब याद आता गया। मेहंदी का तेज होता रंग बता रहा था कि उसे यहाँ आए काफी वक्त गुजर गया है। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर उन पर बने नक्शो निगार को गौर से देखा। ऐन दरमियान में उसका और ऑन का नाम साथ साथ लिखा था। उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर इन नामों को भिगो गए। उसने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। ए मेरे मालिक, मैं समझी थी कि अब मेरी आजमाइश खत्म हो गई है। आने वाले वक्त की सरशारी में ना तो मैंने गौर से गाड़ी को देखा और ना ही ड्राइवर को देखने की तकलीफ की। मेरे रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मुझे बचा ले मेरे मौला। मेरी जिंदगी को इन अंधेरों से निकाल दे। वो रो रो कर खुदा के हुजूर फरियाद करने लगी और फिर काफी वक्त गुजर गया। उसने अपने आंसू साफ करके इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो दरमियाने साइज का कमरा था जो मुनासिब फर्नीचर से आरास्ता था। वो खुद बेड पर थी जबकि सामने दीवार में एक दरवाजा था और एक दरवाजा दाएं जानिब था। दोनों दरवाजे बंद थे। उसने हिम्मत जमा की और खड़ी हो गई। उसे बहुत नकाहत महसूस हो रही थी। टांगें भी कांप रही थीं। सामने मेज पर पानी से भरा जग ढका रखा था, साथ ही गिलास भी था। उसने आगे बढ़कर 2 गिलास पानी के पिए तो जिस्म को कुछ तकवियत मिली। बाएं जानिब दीवार पर खिड़की थी। उसने पहले दोनों दरवाजे चेक किए। एक दरवाजा बाथरूम का था और दूसरा गालिबन कमरे से बाहर जाने का रास्ता था, इसीलिए वो लॉक था। वो खिड़की की सिमत बढ़ाई। खिड़की को अंदर से लोहे की सलाखों के जरिए पैक किया गया था। उसने सलाखों से हाथ गुजारकर खिड़की के पट खोले और बाहर निगाह दौड़ाई। सामने चटील मैदान था और बहुत दूर घने दरख्त नजर आ रहे थे। शायद ये मकान का अक्वी रुख था। अगर वो पूरी ताकत लगाकर चीखती तो भी वहां कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था, उसकी मदद करने वाला नहीं था। उसके आंसू नए सिरे से बहने लगे। अपने पीछे खटके की आवाज सुनकर तेजी से पलटी। दरवाजे के आगे सफेद कलफ ज्यादा कपड़ों में मलबूस अजनबी शख्स को देखकर उसका दिल धक से रह गया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? उसने पूछा। जवाब में वो शख्स मुस्कुराया और खुले हुए दरवाजे से बाहर मुंह निकालकर आवाज दी, सचल, मेहमान को होश आ गया है, खाने का बंदोबस्त करो बाबा। और फिर बिना उसकी बात का जवाब दिए अपनी जेब से बेशकीमत सेल फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। हेलो, हाँ यार, होश आ गया है, तुम कब आ रहे हो? वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। सॉरी यार वहाज, मैं एक्साइटेड हो गया था। 3 दिन बाद बीबी को होश आया है। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुमने फोन करने से मना किया है। डीएसपी ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? ओ खुदाया, तो वहाज ने मेरी जिंदगी को अंधेरों के हवाले किया है। मुझे बेहोश हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। उसकी आंखों से कतरा कतरा लहू टपकने लगा। सच्चल जाने कब खाने की ट्रे मेज पर रखकर जा चुका था। आप खाना खा लें और अगर पहले मुंह हाथ धोना चाहें तो बाथरूम इधर है। वो शख्स फोन कॉल खत्म करके अब मुनस्सा से मुखातिब था और उसने हाथ से बाथरूम के दरवाजे की सिमत इशारा किया। वो मुंह हाथ धोकर और वजू करके बाहर आई तो वो शख्स जा चुका था और दरवाजा फिर से बंद था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी आजादी की फिक्र थी, पेट की तो बिल्कुल फिक्र नहीं थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो कल तक हरकत करने के काबिल भी नहीं रहेगी। यही सोचकर उसने चलने वाले पेट की नजर किए और अंदाजे से एक रुख पर खड़ी होकर नमाज हाजात अदा करने लगी। ये नमाज उसे उसकी माँ ने सिखाई थी। नमाज अदा करने के बाद उसने सजदे में जाकर रो रो कर अपनी आजादी के लिए दुआ की, अपनी बाइज्जत आजादी के लिए, और फिर दुरूद तुंजना पढ़ने लगी। सर, हमने कॉल की लोकेशन मालूम कर ली है। ये रहा उस जगह का नक्शा।
اس کے ذہین ماتحت انور زمان نے اس کی ٹیبل پر نقشہ پھیلا دیا۔ یہ شہر سے ہٹ کر مضافات کا علاقہ ہے۔ سنا ہے کہ یہ جگہ جہاں سے کال کی گئی ہے وہ گلاب شاہ کی ملکیت ہے، انور زمان نے بتایا۔ گلاب شاہ وہی نا جو فائزہ اکرام کے اخبار میں ملوث تھا، اور بعد میں فائزہ اکرام نے اپنے گھر والوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر گلاب شاہ سے شادی کر لی تھی بطور اس کی تیسری بیوی کے، اون سکندر نے سوچتے ہوئے کہا۔ یس سر، یہ وہی گلاب شاہ ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ وحاج احمد کی ایما پر یہ کڈنیپنگ بھی گلاب احمد کے آدمیوں نے کی ہے، انور زمان نے رائے دی۔ ٹھیک ہے انور، ریڈ کی تیاری کرو، ہم پوری فورس کے ساتھ رات 12 بجے اس مکان پر ریڈ کریں گے، لیکن ریڈ کہاں ہوگا یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، رازداری اشد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اون سکندر نے پورا پروگرام ترتیب دیا۔ سر، وحاج احمد کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ انور زمان نے پوچھا۔ فی الحال اسے مزے کرنے دو، اس کا کیا کرنا ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ انور زمان کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ گیا گھر جانے کے لیے۔ رات کے لیے اسے بھی تیاری کرنی تھی۔ اس کا دل بس یہی تسبیح کر رہا تھا کہ اے خدا منزہ خیریت سے ہو۔ باہر تاریکی پھیل گئی تھی، شاید رات ہو گئی تھی، اس کی زندگی کی بھی تو رات ہو گئی تھی۔ اسے سب یاد آئے جا رہے تھے، ماما، پاپا، مہک اور دشمن جاں جو اتنے تھوڑے سے عرصے میں اس کی رگو جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے برسات بھی جاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اب کے آنے والا وہی تھا، اس کی خوشیوں کا قاتل، اپنی غرض کا مارا، وحاج احمد۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ سویٹی، تم تو اداسی میں بھی غضب ڈھا رہی ہو۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کا رخسار چھوا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آواز پھررائی ہوئی تھی۔ دوریاں سمیٹنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ ویسے تم کیا اس ڈی ایس پی کا سوگ منا رہی ہو؟ اب کہ اس کی نگاہ منزہ کے مہندی رچے ہاتھوں پر تھی۔ وحاج احمد، مجھے جانے دو، وہ سب بہت پریشان ہوں گے۔ اس نے اپنے حنائی ہاتھ وحاج احمد کے آگے جوڑ دیے، جنہیں اس نے فوراً اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، دور سے بھی اور چھو کر بھی، لیکن تم میں ایسا کیا نشہ ہے جو مجھے مدہوش کر دیتا ہے؟ اس کی بے باکی منزہ کو پسینہ پسینہ کر رہی تھی۔ پلیز رحم کرو مجھ پر۔ رحم ہی تو کر رہا ہوں، کل تم سے نکاح کر لوں گا، پھر وہ تمہارا عاشق کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اچانک فائرنگ کی آواز آئی اور باہر دوڑتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا، وہ گلاب شاہ تھا۔ وحاج، پولیس نے ریڈ کر دی ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اوہ گاڈ! فہاج اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے گلاب شاہ کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ وہ کھڑکی تک جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ بڑی زور کا چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے آخری احساس یہی تھا کہ اس کے سر سے بہت گرم سیال مادہ اس کی قمیض کو بھگو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ شرمین اور صفوان اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر شرمین اس کے بیڈ کے پاس چلی آئی، جبکہ صفوان روم سے باہر چلا گیا، شاید ڈاکٹر کو بلانے کے لیے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو منزہ؟ شرمین نے اس کی خیریت دریافت کی۔ شرمین، مجھے وہاں سے کون لایا ہے؟ اس نے شرمین کا سوال نظر انداز کیا۔ بھائی اور پوری فورس نے وہاں ریڈ کیا تھا جہاں تم قید تھی۔ وحاج احمد اور اس کے دوست گلاب شاہ کو بھائی نے اریسٹ کر لیا ہے، شرمین نے بتایا۔ بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تمہیں دیکھ کر گئے ہیں۔ وہ بہت بزی ہیں۔ وحاج کا باپ بہت بارسوخ ہے، وہ اپنے بیٹے کو پولیس کی تحویل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وقت صفوان ڈاکٹر کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد سکون آور انجیکشن لگا دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پھر سے غافل ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، لیکن سارا دن کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ شرمین اسے باہر بلاتی تو وہ موڈ نہیں ہے کہہ دیتی۔ کھانا تک وہ کمرے میں ہی کھا رہی تھی۔ ماہین اور روحی سکندر ایک بار کھڑے کھڑے اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ روحی سکندر کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوئی تھی۔ ان کے انداز میں پہلے کسی گرم جوشی مفقود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خول میں سمٹنے لگی، اور اس شام اون سکندر کی آمد نے اس کے کمرے میں چراغاں کر دیا۔
शायद ऑफिस से सीधा आया था। फुल यूनिफॉर्म में बहुत हैंडसम लग रहा था। हेलो, कैसी हो? उसने मुनस्सा की उदास आंखों में झांका। ठीक हूं, वो उसे देखकर खड़ी हो गई। पर्दा शुरू कर दिया है तुमने? खाने पर भी नजर नहीं आती? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। पर्दे तो सारी तकदीर ने ही हटा दिए हैं, उसने मबहम से अंदाज में जवाब दिया। कॉलेज क्यों नहीं जा रही? दूसरा सवाल। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। वहां सब अलग अलग अंदाज में पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसके आंसू गिरने लगे। ऑन सिकंदर ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। अब उसे ही कुछ करना होगा, वरना ये लड़की किरची किरची होकर बिखर जाएगी। फिर शायद ऑन सिकंदर की मोहब्बतें भी उसे न समेट सकेंगी। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उसे ख्याल आया। कहने को बचा क्या है? अगर कोई लड़की एक रात घर से गायब रहती है तो मुआशरा उसे कबूल नहीं करता। मैं तो फिर इतने दिनों तक उसके कब्जे में रही हूं। उसके हर्फ हर्फ में दर्द पिरोया हुआ था। ऑन सिकंदर का जी चाहा कि वो उसे इतनी दूर ले जाए कि जहां उसे कोई दुख डस न सके। वहाज और गुलाब शाह अपने बयान में कह चुके हैं कि तुम उनकी तहवील में बिल्कुल महफूज रही हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने समझाना चाहा। किस किस को यकीन दिलाएंगे आप? और कौन कौन यकीन करेगा आपकी बात का? उसने तेज लहजे में कहा। मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पाक दामनी का मुझे यानी ऑन सिकंदर को यकीन है और मेरे लिए इतना ही काफी है। वो जाने के लिए मुड़ा। ऑन, आप शादी कर लें, उसने आवाज दी। मैं भी यही सोच रहा हूं, वो मुस्कुराता हुआ पलटा। मेरा मतलब है किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें। उसकी नजरों की शोखी से घबराकर वो जल्दी से बोली। मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शादी तो अच्छी सी लड़की से ही करूंगा। वो हंसता हुआ चला गया और मुनस्सा उसके हंसते चेहरे के रंगों में खो गई। तुम मेरा मुकद्दर कैसे हो सकते हो? ऑन, मैं तुम्हारे काबिल ही कहाँ हूं? वो सोचने लगी। वो फारिग होते ही डैडी के ऑफिस चला आया। खैरियत माय सन, आज यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें? कॉफी मंगवाने के बाद उन्होंने पूछा। मुझे कुछ बात करनी है आपसे, आप फारिग हो जाएं। उसने उनके आगे मेज पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया। तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। उन्होंने फाइल उठाकर साइड पर रख दी। उसी वक्त पियून कॉफी रखकर चला गया। आपने मुनस्सा के बारे में क्या सोचा है डैड? उसने कॉफी का मग उठाते हुए पूछा। ये तो तुम सोचोगे बेटा, उन्होंने संजीदगी से कहा। डैड, मैं जल्द ही उससे शादी करना चाहता हूँ और मैंने अपने ट्रांसफर के लिए दरखास्त दे दी है ताकि मैं उसे शादी के बाद यहाँ से दूर ले जाऊं, क्योंकि वो यहाँ लोगों को फेस नहीं कर सकती। मुझे मालूम नहीं है कि घर में सबका रवैया उसके साथ कैसा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर हमने उसे इसके हाल पर छोड़ दिया तो वो बिखर जाएगी। तुमने उससे बात की? डैड ने पूछा। उसका ख्याल है कि माशरा उसे कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो मोहतरमा तो मुझे किसी अच्छी लड़की से शादी करने का मशवरा दे रही थी। उसने मुस्कुराकर बताया। आप मामा से बात कर लें, देखें वो क्या कहती हैं, उसने कहा और सिकंदर साहब ने उसी रात अपनी बेगम से बात करने की ठानी। ऑन और मुनस्सा की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? वो अपनी बेगम से मुखातिब थे। ऑन की शादी और मुनस्सा से कैसे हो सकती है? उन्होंने तुंद लहजे में कहा। दुनिया क्या कहेगी? लोग हमारा जीना दोभर कर देंगे कि सिकंदर रजा की इकलौती बहू एक अगवाशुदा लड़की है। उन्होंने कोल्ड क्रीम हाथों पर रगड़ते हुए कहा। तुम्हें लोगों की ज्यादा परवाह है या अपने बेटे की? सिकंदर रजा ने पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हारा बेटा मुनस्सा के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, उन्होंने बताया। ये बात उसने खुद आपसे कही है? खुद कही तो नहीं है, पर मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। ठीक है, मैं खुद उससे बात कर लूंगी, रूही सिकंदर ने कहा और सोने के लिए लेट गईं। और सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्हें ऑन से बात करने का मौका मिल गया। ऑन, तुम मिसेस इफ्तिखार की बेटी से मिले हो? हुरिया इफ्तिखार। उसने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, बहुत सही लड़की है, उन्होंने मौजू छेड़ा। यस मामा, एक दो बार मिला हूं मैं हुरिया से, उसने बॉयल अंडा खाते हुए जवाब दिया। शर्मीन और सिकंदर रजा हैरत से रूही की जानिब मुतवज्जे थे, जबकि माहीन धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।
गोया वो माँ के प्लान से वाकिफ थी। मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। मैं चाहती हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की मंगनी कर दूं। मम्मा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं मुनस्सा के अलावा किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शरीक कर लूंगा? अगर मेरी शादी होगी तो मुनस्सा से, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने नाश्ता अधूरा छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद तुम उससे शादी करना चाहते हो ऑन? उन्होंने हैरत से कहा। मम्मा, इतना सब होने में मुनस्सा का क्या कसूर है जो उसे सजा मिले? और ये सब अगर शादी के बाद होता तो क्या आप तब भी अपनी इस सोच पर बरकरार रहती? उसने पूछा। ऑन, मेरा जर्ज इतना बड़ा नहीं है, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती, उन्होंने उसे समझाया। इसीलिए मम्मा, मैं शादी में ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहता। बस नजदीकी लोगों को बुलवा लीजिएगा। चंद रोज में मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ जाएंगे तो मैं मुनस्सा को लेकर चला जाऊंगा, उसने बताया। वो राजी है? उन्होंने मुनस्सा की बाबत पूछा। उसे डैड संभाल लेंगे। उसने सिकंदर रजा पर जिम्मेदारी डाल दी और ठीक एक हफ्ते के बाद वो ऑन सिकंदर के सजे सजाए कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। गोल्डन मैरून लहंगे में वो बकौल शर्मीन के कोई अप्सरा लग रही थी। मुझे ऑन सिकंदर के आने से पहले इस रूप से जान छुड़ानी होगी। वो बगौर उसके कमरे का जायजा लेती हुई मुल्हिका ड्रेसिंग रूम में चली गई। व्हाइट और स्काई ब्लू रंगों से सजा कमरा, जिसके बेड के ऐन ऊपर दीवार पर ऑन सिकंदर की इनलार्ज की हुई तस्वीर लगी हुई थी। ऑन जब सबसे जान छुड़ाकर कमरे में आया तो अंदर कमरे का मंजर देखकर उसके अंदर कुछ टूट सा गया। कितने इंतजार के बाद तो ये लम्हे उसकी जिंदगी में आए थे, लेकिन मुनस्सा के दिल में जाने क्या था। वो सोफे पर कंबल ओढ़े सो रही थी और दूसरे सिंगल सोफे पर उसका उरूसी लिबास रखा था। डैड बता रहे थे कि वो शादी पर बड़ी मुश्किल से रजामंद हुई थी। ऑन सिकंदर उसे जगाने का इरादा तर्क करके बेड पर आ गया और खुद से लड़ते लड़ते न जाने कब नींद की वादी में गुम हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो दुश्मने जान जाग चुकी थी और सी ग्रीन हल्के काम वाले सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने बाल संवार रही थी। वो उठकर उसके नजदीक आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मिसेस ऑन सिकंदर। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और उसके चेहरे पर झुककर अपना हक वसूल कर लिया। मुनस्सा का ख्याल था कि वो अपने इंतजार में ना जागने पर नाराज होगा, लेकिन उसके रवैये से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। कितना इंतजार किया था मैंने इस वक्त का कि जब तुम पूरे इस्तेहकाक के साथ मेरे कमरे में होगी, मेरी नजरों के सामने। मुझे तुम्हें देखने और महसूस करने में कोई एहतियात लाहक नहीं होगी। वो आईने में उसे बगौर देख रहा था। मुनस्सा ने अपनी नजरें उठाई तो बस पल भर को उसकी आंखों में देख सकी। इस कदर जगमगाहट थी उसकी ब्राउन आंखों में और घनी मूंछों तले मुस्कुराते लब। कितनी सहर अंगेज थी उसकी मुस्कुराहट। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उसे छोड़कर वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। शर्मीन उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। शाम में उनके वलीमे की महदूद तकरीब थी, जिसका इंतजाम घर के लॉन में किया गया था। डीप ब्लू स्टाइलिश सूट में वो बनी संवरी स्टेज पर बैठी थी, जबकि ऑन सिकंदर ब्लैक डिनर सूट में मलबूस स्टेज से कुछ फासले पर अपने ऑफिसर्स और करीबी दोस्तों में घिरा उनसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। शायद उसे अपने चेहरे पर किसी प्यारे की निगाहों की तपिश महसूस हुई थी जब ही उसने पलटकर स्टेज पर बैठी मुनस्सा को देखा और शरारत से मुस्कुराया। मुनस्सा ने बौखलाकर अपनी नजरें उस पर से हटा ली। शायद वो भी माहौल के सहर में गिरफ्तार हो जाती अगर दाएं जानिब से आती आवाजें न सुन लेती। आंटी, ये ऑन की मिसेस क्या उनकी फैमिली से हैं? किसी लड़की की आवाज थी। अरे, तुम नहीं जानती इसे? ये सिकंदर के कजन की बेटी है। मेरी खूबसूरती ने ऑन को बावला कर दिया है। 8 दिन तक गायब रही है ये लड़की। सुना है कॉलेज के किसी लड़के ने अगवा कर लिया था। ऑन ने छापा मारकर उस लड़के को गिरफ्तार किया और ये भी वहां से बेहोशी की हालत में मिली थी। वो तो ऑन ने मीडिया तक बात जाने नहीं दी, लेकिन फिर भी ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं? दूसरी आवाज ने तफसील से मजे लेकर बताया। मुनस्सा ने चेहरा घुमाकर देखा। ऑन सिकंदर की मुमानी किसी लड़की से मुखातिब थी। माँ ने भी बड़ा समझाया, दुनिया का डरावा दिया,
लेकिन ऑन की एक ही रट थी कि शादी होगी तो इसी लड़की से, वरना जिंदगी भर कंवारा बैठा रहेगा। बस यहीं रूही मजबूर हो गई। आखिर अकलौता बेटा है। मोमानी ने मजीद गुलफशानी की। उसकी आंखों में शदीद चुभन होने लगी। आंसू रोकने की कोशिश में वो तेजी से पलकें झपकने लगी। स्टेज के कोने पर खड़ी शर्मीन, जो अपनी मोमानी की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, तेजी से मुनज़्ज़ा की जानिब बढ़ आई। तुम ठीक तो हो ना? उसने पुकारा। शर्मीन, प्लीज मुझे अंदर ले चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा तो शर्मीन उसे अंदर कमरे में छोड़ गई। आज फिर वो अपनी कल वाली जगह पर सोती हुई मिली। ऑन सिकंदर का दिमाग आउट हो गया। आखिर ये क्या चाहती है? वो तेजी से उसकी जानिब लपका और उसका कंबल एक झटके से खींच लिया, लेकिन जब उसके रोते चेहरे पर नजर पड़ी तो चोर बन गया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसने मुस्कुराकर रुखसार को हौले से छुआ, जो बुरी तरह तप रहा था। तुम्हें तो बुखार भी हो रहा है, कोई दवाई ली तुमने? उसने पूछा तो मुनज़्ज़ा ने नफी में सर हिला दिया और अपने आंसू साफ करने लगी। इतने में वो दूध का गिलास और टैबलेट ले आया। तुम ये खाकर दूध पी लो, मैं जब तक कपड़े चेंज कर लूं। वो ड्रेसिंग रूम से निकला तो वो फिर से सोफे पर लेट चुकी थी। मुनज़्ज़ा, बेड पर चलकर लेटो, यहाँ बेआरामी होगी। वो उसके सर पर खड़ा था। चंद लम्हों तक जब उसने कोई जवाब न दिया तो वो उसे अपने बाजुओं पर उठाकर बेड की सिमत ले जाने लगा। ऑन, प्लीज मुझे सोना है, वो मिनमिनाई। उसके लम्स ने बिजली दौड़ा दी थी जिस्म-ओ-जाँ में। तुम सो न जाने ऑन, तुम्हें कौन जगा रहा है? जब सो सो कर थक जाओ तो ऑन को आवाज दे लेना, ओके? वो खुद भी लाइट्स ऑफ करके उसके बराबर में आकर लेट गया। दूसरे दिन वो दोनों मीरपुर खास आ गए, जहां ऑन का ट्रांसफर हुआ था। ऑन को जो घर मिला था वो बड़ा खुला खुलासा था, साथ ही 2 मुलाजिम भी थे। ऑन सिकंदर सुबह का गया शाम में लौटता था। काम सारा मुलाजिम करते थे। वो फारिग बैठकर फजूल बातें सोचती रहती थी। ऑन का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। शायद वो उसे संभलने के लिए वक्त दे रहा था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो उसे डराता रहता था कि ऑन सिकंदर उसे छोड़ देगा। कब तक वो लोगों की बातें नजरअंदाज करेगा? क्या पता उसके पीछे उसकी बर्बादी की दास्तान भी चली आ रही हो। अभी तो फासले दरमियान थे, सो ऑन के बगैर जीना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब ऑन की मोहब्बतें उसकी खलवत में चरागां करने लगेंगी, फिर उसके बाद वो ऑन के बगैर जी नहीं पाएगी। वो पहला शख्स था जिसकी उसके दिल ने तमन्ना की थी, और वो उसे मिल भी गया था, मगर दिल हर पल डरता था कि अगले पल में वो उसे छोड़ ना दे। उसे अपनी हैदराबाद की दोस्त नायला की नाकाम जिंदगी अच्छी तरह याद थी, जो एक रात घर से लापता रही थी, जिसकी पादाश में वो जिंदगी ही में अपने वालिदैन के लिए मर गई थी, जिसका जान छिड़कने वाला मंगेतर उसे छोड़ गया था। मायूस होकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। मुनज़्ज़ा उसकी मौत पर कितना रोई थी। वो जानती थी कि जल्द या बदेर उसका अंजाम भी नायला जैसा ही होगा। उसके पास तो फकत एक ही रिश्ता था, ऑन सिकंदर का रिश्ता। वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। ऑन, सुनिए, उसने आवाज दी, लेकिन वो उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। ऑन, प्लीज रुकिए। वो भी उसके पीछे भागी, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। वो चीखती रही, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो गया। ऑन, उसने एक दिलखराश चीख मारी और उसकी आंख खुल गई। पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था। ऑन उसके बेहद नजदीक परेशान सा बैठा था। क्या हुआ हनी, तुम ठीक तो हो? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? वो उसके गिर्द अपना बाजू फैलाए पूछ रहा था। ऑन, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। ओह गॉड, ये लड़की न जाने क्या क्या वहम दिल में पाली बैठी है, उसने कर्ब से सोचा। जाना, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। ऑन सिकंदर अपनी जिंदगी में तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। उसने अपने दिल नशीन लहजे में सरगोशी की। वो उसके इस कदर नजदीक थी कि ऑन को उसकी धड़कन अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। ऑन ने उसके गिर्द हिसार तंग कर दिया। वो उसके निकाह में थी। अगर वो नादानी कर रही थी तो क्या जरूरी था कि ऑन भी उसका साथ देता? सुबह वो उसके सामने आने से गुरेजा थी। नाश्ते की टेबल पर उसे ना पाकर वो उसे ढूंढता हुआ टेरेस पर आ गया, जहां वो घुटनों में सर दिए बैठी थी।
लंबे सुनहरी बाल जो नमी लिए हुए उसकी पुश्त पर फैले हुए थे। मुनस्सा, ऑन की आवाज पर उसने सर उठाया। आंखें सुर्खी लिए हुए थीं। ऑन, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? उसके लहजे में यासियत थी और फिर ये उसका मामूल बन गया। रोजाना ऑन से यही सवाल करती और वो उसे अपनी मोहब्बतों से चूर लहजे में यकीन दिलाता कि उसे अपनी जिंदगी में कोई मुनस्सा से जुदा नहीं कर सकता। मुनस्सा के रोजो शब ऑन सिकंदर की मोहब्बतों की फुहार में भीगते गुजर रहे थे, मगर एक उसका वहम उसे खुश भी नहीं होने देता था। उन्हीं दिनों शर्मीन अपनी छुट्टियां गुजारने उनके पास आ गई। कितनी देर तक वो उसके गले लगी रही। यार भाभी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उसके नए अंदाज़े तखातुब पर मुनस्सा छेंप गई, जबकि ऑन बड़ी दिलचस्पी से दोनों को देख रहा था। तुम थकी हुई हो, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। आओ पहले तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। वो उसका हाथ थामकर एक साइड पर ले गई। खाना खाते हुए शर्मीन ने ऑन को मुखातिब किया। भाई, मामा आपको बहुत मिस करती हैं। कह रही थी कि ऑन से कहना छुट्टियां लेकर कराची का चक्कर लगा ले। बिल्कुल भूल ही गया है माँ को। उसने मामा का पैगाम दिया। फोन पर रोजाना बात हो जाती है मामा से मेरी, और छुट्टियां मिलना फिलहाल मुश्किल है। उसने मुनस्सा को देखा जो मामा का पैगाम सुनकर परेशान नजर आ रही थी। इतने अरसे में एक बार भी मामा ने उससे बात नहीं की थी, जबकि डैड 2-4 बार फोन कर चुके थे उससे बात करने के लिए। माहिन की शादी का कब इरादा है? ऑन ने शर्मीन से पूछा। डैड कह रहे थे 6 माह बाद कर देते हैं, लेकिन फाइनल डेट आपसे मुलाकात के बाद तय होगी, क्योंकि अगले साल तक सफवान भी किसी कोर्स के सिलसिले में जापान जाने वाला है। शर्मीन ने तफसील से बताया। खाने के बाद मुनस्सा ने कॉफी बनवा ली। ऑन तो जल्द ही सोने चला गया, जबकि वो दोनों रात गए तक बातें करती रहीं और सुबह देर तक सोती रहीं। मुनस्सा जब उठी तो ऑन ऑफिस जा चुका था। शाम की चाय के बाद शर्मीन ने शोर मचा दिया। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चलो, उसने मुनस्सा से कहा। शर्मीन, थोड़ा वेट कर लो, ऑन आते ही होंगे। मुझे तो यहाँ के रास्ते ही मालूम नहीं है। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। उसने बाज रखने की कोशिश की। भाई का कुछ देर पहले फोन आया था, वो लेट आएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गई। बस अब जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। कपड़े तो तुम्हारे ठीक हैं। उसने पिंक कॉटन के सूट में मलबूस मुनस्सा को देखकर राय दी। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर वॉक कर रही थीं। शर्मीन पूरा एतमाद थी, जबकि मुनस्सा डरी डरी सी थी। नजदीकी मार्केट चलते हैं, शर्मीन ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि मार्केट नजदीक है? मुनस्सा को हैरत हुई। भाई ने बताया है, चलते चलते पहुंच जाएंगे। वो इर्द गिर्द बने मकानों को बगौर देख रही थी। तुम्हें मार्केट से कुछ खरीदना है? मुनस्सा ने पूछा। नहीं यार भाभी जान, कुछ खा पी लेंगे। खाना पीना ही था तो मैं घर में बनवा देती। तुमने बताया ही नहीं, मुनस्सा ने गिला किया। तुम डीएसपी की अहलिया होने के बावजूद पहले की तरह डरपोक हो, उसने लताड़ा। अब वो क्या बताती शर्मीन को कि अब तो वो अपने साय से भी डरती है। नजदीकी रेस्टोरेंट में सूप पीने के बाद वो दोनों वापसी के लिए चल पड़ी। अंधेरा फैल चुका था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि एक मोटरसाइकिल उनके पीछे आ रही थी। शर्मीन ने पलट कर देखा। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार थे। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, मुनस्सा अपने होंठ कुचल रही थी। यार भाभी जान, मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है, तुम घबराओ नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मुझे लगता है कि ये दोनों लड़के रेस्टोरेंट से हमारे पीछे लगे हैं, शर्मीन ने कहा, और इन दोनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार भी तेज हो गई और अब वो उनके साथ साथ चल रही थी। शर्मीन ने मुनस्सा का सर्द हाथ अपने हाथों में ले लिया था। हेलो प्रीटी गर्ल्स, कहाँ के इरादे हैं? पीछे बैठे लड़के ने आवाज लगाई। उसकी नजरें बगौर मुनस्सा का जायजा ले रही थीं। चलो अपना रास्ता नापो, शर्मीन ने सख्त लहजे में कहा तो उन्होंने बाइक उनका रास्ता रोक कर खड़ी कर दी और दोनों उनके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। बहुत बहादुर समझती हो खुद को? दूसरा लड़का अब बराह रास्त शर्मीन से मुखातिब था। मुनस्सा की हालत बुरी थी, उसकी आंखों में बार बार अंधेरा छा रहा था। तुम बुजदिलों से तो ज्यादा बहादुर हो, 2 अकेली लड़कियों को देखकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो। शर्मीन दांत पीस कर गोया हुई। ओह, तो तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाना ही पड़ेगी। उसने शर्मीन की कलाई पकड़कर मरोड़ी
और मुनस्सा का जहन अंधेरे में डूबता चला गया। ओह, इसे क्या हुआ? दूसरे लड़के ने मुनस्सा को जमीन पर गिरते देखकर कहा। अब तो शर्मीन के भी हाथ पांव फूल गए, जबकि दूसरा लड़का मुनस्सा की जानिब बढ़ा। खबरदार, इसे छूना मत। शर्मीन ने उसे वार्न किया। तुम दोनों ने अपनी शामत को खुद आवाज दी है, डीएसपी ऑन सिकंदर के घर की खवातीन को बीच सड़क पर परेशान करके। और ये जो बेहोश पड़ी है, ये मिसेज ऑन सिकंदर है। ऑन सिकंदर तुम्हारा हशर कर देगा, वो चीख रही थी। अब तो दोनों लड़कों की हालत देखने वाली थी। उसी पल दूर सड़क पर किसी गाड़ी की जलती हेडलाइट्स नजर आईं, तो वो लड़के बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जबकि शर्मीन मुनस्सा के नजदीक बैठकर उसे आवाजें देने लगी। जब ही वो गाड़ी जिसे देखकर वो लड़के भाग गए थे, वो नजदीक आकर रुक गई और गाड़ी से उतरने वाला ऑन सिकंदर था। इसे क्या हुआ? वो इन दोनों को सड़क पर इस हालत में देखकर परेशान हो गया। शर्मीन ने मुख्तसरन सारा वाकया सुनाया। इस दौरान वो मुनस्सा को बाजुओं पर उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा चुका था। भाई, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। वो उसे नजदीकी क्लिनिक ले जा रहे थे। रास्ते में शर्मीन ने कहा, वो फ्रंट सीट पर बैठी थी। कुछ वक्त लगेगा। ऑन के चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। क्लिनिक में फीमेल डॉक्टर ने उसका चेकअप करके जो खबर उन्हें सुनाई, उसने उन्हें हैरत अंगेज खुशी से दो चार कर दिया। सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हालत में ऐसा हो जाता है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो मुस्कुराती हुई दूसरे से मुड़ गई। भाई, आई एम सो हैप्पी। शर्मीन ने उसके गले में बाहें डाली। मी टू। वो खुशदिली से उसका सर सहलाकर मुस्कुराया। 2 घंटे बाद वो लोग मुनस्सा को घर ले आए। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करते वक्त अपनी मुबारकबाद के साथ ही ढेर सारी हिदायत भी दी थी। जब ही तो वो शर्माई सी घूम रही थी, और जब वो रात का खाना लगवाने किचन में आई तो शर्मीन उसके पीछे आ गई। यार भाभी जान, तुम आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मौज करो। शर्मीन ने उसका रुखसार चूम लिया तो वो सुर्ख पड़ गई। शर्मीन, काम ही कितना है, मैं तो सिर्फ निगरानी करती हूँ, काम तो मुलाजिम करते हैं। मुनस्सा ने कहा, मम्मा को पता चला कि इस हालत में उनकी बहू की सेवा नहीं कर रही हूँ मैं, तो वो सख्त खफा होंगी। रूही सिकंदर के जिक्र पर उसके चेहरे पर तारीक साया लहरा गया। अब कहाँ मैं उनके इल्तफात के काबिल हूँ, एक अगवाशुदा लड़की, उसने दिल में सोचा। खाने पर ऑन मौजूद नहीं था, उसका कोई फोन आ गया था, सो वो बाहर चला गया। खाने के बाद वो अपने कमरे में आकर लेट गई, जबकि शर्मीन टीवी लाउंज में बैठ गई। काफी देर हो गई उसे लेटे लेटे जब ऑन दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी थी ऑन के चेहरे पर। अपना सेल फोन, वॉलेट और सर्विस रिवॉल्वर दराज में रखकर वो मुनस्सा के नजदीक आकर बैठ गया। खाना लगवाऊं? मुनस्सा ने पूछा। खा चुका हूं, शर्मीन ने लगवा दिया था। आप मिसेज ऑन सिकंदर, अपना रोजाना वाला मसला बताइए। आज मैं जरा फुर्सत से हूं तो आपको तफसील से जवाब दूंगा। उसकी ब्राउन आंखों में प्यार का जहां आबाद था। ऑन, आपको मालूम तो है, उसने हल्के से कहा। मुझे मालूम है, तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें छोड़ ना दूं। तो जाने ऑन, सुनो, मुझे पाकिस्तान सेटल हुए 4 साल का अरसा हो गया है। जब मैंने CSS का एग्जाम दिया तो बाकी फैमिली कनाडा में ही थी। उन्हें यहाँ आए 2 साल हुए हैं। इन 4 सालों में मैंने बहुत दोस्त बनाए। इन सब को मैं तुम्हारी मोहब्बत में छोड़ आया, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी और आंख में आंसू ऑन सिकंदर नहीं देख सकता। अपने वालिदैन, अपनी बहनों को भी अकेला छोड़ दिया, हालांकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मुझे वहम सा था कि मम्मा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, और अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ जब तुम अपनी जात में मेरी औलाद की परवरिश कर रही हो। उसका हर लफ्ज मुनस्सा के दिल में उतर रहा था, लेकिन एक कांटा अभी दिल में गड़ा हुआ था। मैंने मम्मा को फोन पर खुशखबरी सुनाई तो वो यहाँ आने के लिए बेचैन हो गई। कल वो आ रही हैं। ऑन ने आखिरी कांटा भी निकाल दिया। दुनिया में रोजाना सैकड़ों हादसात होते हैं, लोगों को वो सब याद नहीं रहते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी लोग जल्द भूल जाएंगे। वहाज को जुर्माना और गुलाब शाह को सजा मिल गई। अब तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। ऑन ने उसे अपने हिसार में ले लिया। दूसरे दिन रूही सिकंदर उससे पहली सी गर्मजोशी से मिली।
आखिर वो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी। ऑन, मैं मुनस्सा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। ये डिलीवरी तक कराची में ही रहेगी। मम्मा, ये जुल्म मत कीजिएगा, मेरा क्या होगा? आपका बेटा मुनस्सा के बगैर नहीं रह सकता। उसके लहजे की बेचारगी महसूस करके रूही सिकंदर ने अपना इरादा बदल दिया। ओके, फिर मैं खुद यहाँ रुक जाती हूँ। वहाँ माहीन है तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए। वो उसके लिए इस छोटे से शहर में रुकने के लिए राजी थी, और जब रात को वो दोनों तन्हा बैठी थीं, तो उन्होंने उससे माफी मांगी कि वो इस वाकये के बाद उससे बदगुमान हो गई थीं। वो नहीं चाहती थीं कि ऑन उससे शादी करे। मुनस्सा ने उन्हें दिल से माफ कर दिया। उसे यकीन आ गया था कि अब उसकी आजमाइश खत्म हो गई है और उसका अंजाम नायला जैसा नहीं है। वो बहुत खुशबख्त है जिसे ऑन सिकंदर के दिल की राजधानी में हुकूमत करने का मौका मिला है। अब मोहब्बत ही हासिल-ए-जीज़त है।